गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये सेकंड ईयर का लेक्चर है अपने सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। चैप्टर का नाम है अपने एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग इसका मतलब होता है अनुमान और लागत। अनुमान और लागत। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट यानी कोई भी आप कार्य शुरू करोगे, जैसे यदि आपको घर में अपने सब जगह पर बिजली की वायरिंग करवानी है, ठीक है ना, पूरा कनेक्शन करवाना है, पंखे वगैरह, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अनुमान और लागत का कार्य करना होता है। बड़े प्रोजेक्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अनुमान और लागत जब तक न किया जाए तब तक हमें प्रोजेक्ट के बारे में पूरी योजना पता नहीं चलेगी और वो प्रोजेक्ट हो सकता है असफल हो जाए या उसमें हो सकता है अधिक पैसे आपके खर्च हो जाए। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे आपके इजी चैप्टर है, मैथ का सबसे इजी चैप्टर ये आपके है, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं। वर्तमान के युग में कार्य की शुरुआत के लिए योजना तैयार करना आवश्यक है। योजना की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें प्रोजेक्ट में काम आने वाली सामग्री, स्थान, बिजली की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, कामगारों की उपलब्धता, ये सब चीज़ें जो है वो अनुमान के अंतर्गत आती है, एस्टिमेटिंग के अंतर्गत आती है। कि जहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं वहाँ पे जो उस प्रोजेक्ट में काम आने वाली सामग्री है वो उपलब्ध है या नहीं है, जो स्थान है वहाँ पे बिजली की उपलब्धता है या नहीं है, पानी की उपलब्धता है या नहीं है, कारीगरों की उपलब्धता यानी कामगार जो है वहाँ पे आसानी से आ जा सकते हैं या नहीं है, साधन की उपलब्धता है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके एस्टिमेटिंग के अंतर्गत की जाती है। आगे है इसमें सामग्री का पूर्ण स्पेसिफिकेशन व आईएसआई स्टैंडर्ड। आईएसआई स्टैंडर्ड आपके किस में आता है, आपके कोई भी सामान होता है तो उसके ऊपर एक आईएसआई मार्क होता है। आईएसआई मार्क क्या कहलाता है कि वो वस्तु उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी है या नहीं है, उसके बारे में ये जानकारी देता है। आने वाले व्यय को आंकलन में शामिल करना। कई बार अनुमान और लागत की जानकारी के बिना जब प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतः प्रोजेक्ट लगने वाली सामग्री का बाजार का सर्वे करके हमें पहले एस्टिमेटिंग करना आवश्यक हो जाता है। तो उसका उद्देश्य और क्या आवश्यकता है, किसी भी नए कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है कि उसमें लगने वाली सामग्री की लागत का पूर्ण ज्ञान हो। उसमें जो जो सामान लग रहा है उसका क्या खर्चा आने वाला है उसकी हमें पूर्ण जानकारी होना आवश्यक होता है। उसमें लगने वाली पूर्ण जानकारी की आवश्यकता होती है कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें पूर्ण परियोजना हमारे पास हो, यानी परियोजना बनानी चाहिए, नक्शा बनाना चाहिए, उसमें जो सामान लगना है उसकी विशिष्टता क्या क्या होनी चाहिए, उसका प्राइस क्या क्या होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता भी है या नहीं है, उस सामान की आवश्यकता उस प्रोजेक्ट में है या नहीं है, उसके साथ साथ धन की आवश्यकता, ऐसी कोई सामग्री नहीं जो हमें कार्य करने के लिए उपलब्ध न हो सके। जब हम बिना पूर्व परियोजना के बनाए अनुमान एवं लागत निकाले किसी कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं तो कार्य सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ जा पाता, क्योंकि समय समय पर आवश्यकता अनुसार सामग्री के क्रय करनी पड़ती है। तो समय समय अनुसार हमें सामग्री को क्रय करना पड़ता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले उसकी उपलब्धता है या नहीं है। यदि वो सामान उपलब्ध ही नहीं है मार्केट के अंदर और हम यदि प्रोजेक्ट को शुरू कर देते हैं तो प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी आ जाती है, अनावश्यक देरी उत्पन्न होती है और देरी से कारण क्या होती है, प्रोजेक्ट की लागत जो है वो बढ़ जाती है, प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें इसके इसके संदर्भ में क्या करना चाहिए, सामग्री की सूची बनाना। सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए, सामग्री की सूची बनाना। सामग्री की सूची बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें यह ज्ञात होता है कि स्थापन में कितनी मात्रा में सामग्री लगेगी, उसका कुल मूल्य की गणना की जाती है। यह आवश्यक है कि सामग्री की सूची में सामग्री का पूर्ण विवरण हो, आकार हो, मात्रा हो, दर हो, उस पर विशेष टिप्पणी हो। ये सब कुछ चीज़ें जो है वो सामग्री के मूल्य में
बनाई जाती है। तो ये किस प्रकार की सूची होती है, इसको सूची को इस तरीके से बनाया जाता है। क्रम संज्ञा, सामग्री का पूर्ण नाम, स्टैंडर्ड साइज, उसकी मात्रा, उसकी दर, उसकी कंपनी का नाम जो कंपनी उसे बनाती है, वह किस स्थान पर उपयोगी होगा, उसका प्राइस क्या है, और कोई विशेष विवरण उसके उपलक्ष्य में हो। तो ये क्या कहलाती है, आपकी सामग्री सूची। सामग्री सूची, ठीक है। बाजार का सर्वे, नेक्स्ट टॉपिक है आपके इसके अंदर बाजार का सर्वे। स्थापन में लगने वाली सामग्री के बाजार को क्रय करना भी एक कला है। तो बाजार के अंदर जो जो हमें सामग्री चाहिए होती है उसको क्रय करना भी एक आपके कला के अंतर्गत आता है, यानी उसमें भी बहुत समझदारी की आवश्यकता होती है। इसके अंदर आपको परियोजना में लगने वाले व्यय पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि हमें बाजार में सामग्री क्रय करने का अनुभव नहीं है तो दुकानदार हमें किसी वस्तु का मनमाना प्राइस वसूल करता है। यदि हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं और उस वस्तु के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है तो जो सामान बेचने वाला है वो हमें अधिक कीमत पर सामान को बिक्री करता है। तो हमें सबसे पहले कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी हमें होनी आवश्यक है कि उसके बाज़ार के वर्तमान प्राइस क्या चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी सामग्री जब प्रोजेक्ट में खरीदी जाती है तो एक महत्वपूर्ण एक चीज़ आती है कोटेशन। क्या कहते हैं उसको, कोटेशन कहा जाता है। जब अधिक मात्रा में कोई सामान खरीदा जाता है तो कोटेशन प्राप्त किया जाता है। तो कोटेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है कि आप जो है एक सामान की सूची जो है वो उपलब्ध करवाता है कि हमें इस कार्य में इतने इतने सामान की आवश्यकता है। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो आपको 10 कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो आप 10 कंप्यूटर का पूर्ण स्पेसिफिकेशन, यानी कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो स्पेसिफिकेशन करके आप डिटेल जो है उसकी सूची बनाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। उस सूची के आधार पर उस सूची के आधार पर कोई जो कंपनी उस सामान को उपलब्ध करवा सकती है वो अपना कोटेशन आपको उपलब्ध करवाती है। और उस कोटेशन के अंदर उसकी संपूर्ण जानकारी होती है कि वो उस जो आपकी सूची में जो आपके द्वारा सामान मांगे गए हैं, मांग की गई है, उसकी कितनी प्राइस तक वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो ये कोटेशन जो है वो आपको इस तरीके से उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे आपने कोई मांगी है फ्लोरोसेंट ट्यूब 36 वोल्ट, ठीक है ना, तो उसकी इसमें दर बताई हुई है 25-45 रुपये प्रति नग। यानी दर्जन के हिसाब से करोगे तो 45 × 12 करोगे तो उसका दर्जन के हिसाब से आके 540 रुपये। स्टील ग्रिप टेप 12 रुपये प्रति नग, तो उस टोटल कितना हो गया 144 रुपये। इस तरीके से ये कोटेशन उपलब्ध करवाया जाता है। कोटेशन को आप देखकर कोई भी सामान को जो आपको कम प्राइस में अधिक गुणवत्ता वाला सब चीज़ें देखी जाती है, सिर्फ प्राइस नहीं देखा जाता। कम प्राइस भी होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता भी होनी चाहिए और जल्द उपलब्ध करवाने वाला कोटेशन जो होता है उसको आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट की जो लागत आती है वो कम आए, ठीक है। तो आगे करते हैं। जैसे ये एक और सूची दी हुई है, सूची के अंतर्गत सूची जब दी जाती है उसके नीचे शर्तें भी लिखी हुई होती है, उन शर्तों को भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे 5 दर्जन मॉल का ऑर्डर देने पर 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यदि आप ये 5 दर्जन देते हैं यानी 200, एक दर्जन कितने का है 240, 5 दर्जन कितने में आएंगे, तो 5 से इसको गुणा करोगे। यदि आपको 5 दर्जन चाहिए यानी 60 आपको कोई क्वांटिटी चाहिए तो आपको 2% इसमें कैश डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो यदि आपको लगता है कि अभी मुझे 40 चाहिए लेकिन आने वाले समय में 10 की डिमांड और होएगी, 10-20 और चाहिए होंगे, तो आपको एक साथ मंगवाना चाहिए तभी, ताकि उसी समय आपको 2% का डिस्काउंट मिले और आपके प्रोजेक्ट की लागत जो है वो कम आए। तो इस तरीके के निर्णय जो है वो आपको करने पड़ते हैं इस कोटेशन के आधार पर। तो इसमें शर्त जैसे दी हुई है, वेट पर अतिरिक्त राशि होगी, सारणी नंबर 2 में दर्शाई गई वस्तुओं पर थोक विक्रेताओं को अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। तो ये कोई भी कोटेशन होता है उसके नीचे शर्तें भी लिखी हुई होती है, उन शर्तों के हिसाब से आपको अपनी आगे की अनुमान और लागत की रूपरेखा बनानी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेट प्राइस क्या होती है।
नेट प्राइस का क्या अर्थ है, यानी शुद्ध मूल्य क्या होता है कि व्यापारिक दृष्टि से किसी भी आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर स्थानीय कर लगाया जाता है। जैसे आजकल जीएसटी लगती है, ठीक है, तो ये एक कर है। जीएसटी भी एक कर है, केंद्रीय कर है। तो राज्यों के वेट कर भी होते हैं, स्थानीय कर भी होते हैं। इन करों को हटाने के बाद जो उसकी प्राइस होती है उसे नेट प्राइस कहते हैं। तो नेट प्राइस का आपको जैसे इसके अंदर सवाल दिया हुआ है कि एक जो फ़ैन है उसके 1400 का फ़ैन है, उसकी 1300 रुपये कीमत है, ठीक है, 1300 रुपये कीमत है। उस पर 5% वैट है, 5% क्या है, वैट है। तथा कंपनी पर 10% छूट देती है। 5% वैट लगाती है और 10% क्या देती है, छूट देती है। तो पंखे की नेट प्राइस क्या होगी। अब अपने को क्या निकालना है, नेट प्राइस निकालनी है। तो नेट प्राइस 5% की क्या लग रहा है, वैट लग रहा है किसके ऊपर, जो उसका प्राइस है उसके ऊपर 5% का वैट लग रहा है। तो 1300 का अपने क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे, ठीक है। तो 5% निकालने से पहले छूट दी गई है, तो पहले हमें छूट निकालनी पड़ेगी कि 1300 के रुपए के अपने ऊपर 10% की छूट दी है। तो 10% की छूट निकालते हैं। तो 1300 रुपये का 10% कितना होता है, 130 रुपये। यानी 130 रुपये की अपने को क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। उस पंखे की कीमत कितनी है, 1300, 130 रुपये की आपको छूट दी गई है। तो 130 1300 में से घटाएंगे तो पंखे की प्राइस कितना हो गया, 1117 रुपये। यानी 1117 रुपये का अपने को पंखा दिया जा रहा है छूट के बाद। अब छूट के बाद भी उस पर 5% का क्या लगाया जा रहा है, वेट, यानी कर लगाया जा रहा है। तो कर को हमेशा जोड़ा जाता है। तो 5% निकाला किसका, 1117 रुपये का। 1117 रुपये का 5% निकाला तो वो कितना आया आपके, 58.50। कैसे प्रतिशत निकाला, 1117 इंटू 5/100। तो 5/100 करके इसको 2 से भाग दिया, 2 को 117 से भाग दिया तो आपका कितना आया, 58.50। तो 58.50 को इसमें जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ये कर है, कर को आपको राशि में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसको जोड़ा तब प्राइस कितनी आ गई, 1228.50 रुपये जो है वो आपके पंखे की नेट प्राइस आ गई। क्या आ गई, नेट प्राइस। तो पंखे का जो 1300 रुपये का था उस पर 10% की छूट अप्लाई करने के बाद उसकी कीमत आई 1170। और 1170 पर 5% का वेट लगाने के बाद उसकी क्या आ गई, आपकी कीमत 1228 रुपये आ गई। तो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि 1200 प्रति पूर्ण प्रति ट्यूब पट्टी का मूल्य 210 रुपये है। उस पर 10% बिक्री कर है और 10% छूट है। तो पहले आपको 210 का क्या निकालना पड़ेगा, 10% छूट। और उसको 10% छूट को क्या करना पड़ेगा, 210 में माइनस करना पड़ेगा। तो 10% छूट निकाला तो 21 रुपये आया। 21 रुपये को 210 में घटाया तो 189 रुपये क्या आ गया, छूट के बाद उसकी कीमत आ गई। अब उस पर 10% का बिक्री कर है तो 189 का 10% और निकाला तो कितना आ गया, 18.90। 18.90 को एक 189 में जोड़ दिया तो 207.90 रुपये आपका क्या आ गया, उसका ट्यूब का प्राइस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की जाती है। तो ये अपने इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। ये अपने फर्स्ट पार्ट किया है, इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपने करेंगे। उसके अंदर ग्राफ के बारे में भी देखेंगे। इसके अंदर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के साथ साथ ग्राफ के सवाल भी आपके आते हैं। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।